Class 12th. On saying please. Complete explanation in Hindi. Alfred George Gardiner was born at Chelmsford in Essex in 1865. He started his literary career as a journalist. At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News, London, under the pen name Alpha of the Plough. He made the regular contribution to the Daily News. ये जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था जर्नलिस्ट से. इसके बाद वो अपॉइंट हुए एडिटर. कौन से एक न्यूज़पेपर में, दैट इज़ डेली न्यूज़. वहाँ पे जो उनका नाम था दैट इज़ अल्फा ऑफ द प्लो. द मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़. हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट, ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस. उनके ऐसे काफ़ी अच्छे, ग्रेसफुल और ह्यूमरस, यानी जिसको समझने में थोड़ी सोच की ज़रूरत पड़ी, वैसे थे. द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, द पेबल्स ऑन द शोर, मैनी फ्यूरोज एंड लीव्स इन द विंड. ये कुछ बेस्ट नोन राइटिंग्स थे उनके. हिज यूनिकनेस लाइज इन हिज एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ इन एन एसे एंड अम्यूजिंग मैनर. उनका जो मेन पॉइंट था ये था कि ज़िंदगी की जो असली सच्चाइयाँ हैं वो एक एसे के फॉर्म में एक मजाकिया तौर पे वो समझा देते थे. ही रेज द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी इन एवरीडे लाइफ. यानी मॉरल होना ज़रूरी है लाइफ में, ये हमेशा उन्होंने कहा. इन ऑन सेइंग प्लीज़ ही पॉइंट्स आउट द वैल्यू ऑफ गुड मैनर्स इन सोशल लाइफ and emphasize the importance of courtesy and politeness in daily behavior. On saying please में भी उन्होंने good manners की वैल्यू समझाई है और कैसे दूसरे एक इंसान को दूसरे इंसान से courtesy, एक अच्छा behavior और politeness रखना चाहिए. He shows how polite speech and manners sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. उन्होंने ये भी समझाया है कि अगर अच्छे से प्यार से बात करो, एटमॉस्फेयर कैसे अच्छा रहता है, और अगर रूडली हम बिहेवियर करते हैं तो कैसे पूरा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो जाता है. ऑन सेइंग प्लीज. द यंग लिफ्टमैन इन अ सिटी ऑफिस who threw a passenger out of his lift and other morning and was fined for the offence was undoubtedly in wrong. एक यंग लिफ्ट में काम करने वाला आदमी था जो कि सिटी ऑफिस में काम करता था. उसने एक पैसेंजर को लिफ्ट से किसी एक सुबह को निकाल दिया था और उस लिफ्टमैन को इसके लिए एक सज़ा मिली थी एंड वो उसको फ़ाइन किया गया था उनकी इस गलती के लिए. और हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो ऑथर हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो डिसीशन था वो अनडाउटेडली, यानी उसके लिए कोई डाउट नहीं कर सकते, ये डिसीशन 100% रॉन्ग था. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़. और वो प्रॉब्लम क्या था, किस वजह से उसने अपने पैसेंजर को निकाल दिया था लिफ्ट से? वो था कि यंग लिफ्टमैन चाहता था कि जो पैसेंजर है, जो आदमी लिफ्ट में आया है, वो प्लीज़ वर्ड यूज़ करे. द कंप्लेनेंट इंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप. जिस कंप्लेनेंट ने ये कंप्लेन की थी लिफ्टमैन के बारे में, वो लिफ्ट में इंटर किया और बोला टॉप पे लेके चलो. द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज़. लिफ्टमैन ने बोला सिर्फ टॉप मत बोलो, टॉप प्लीज़ बोलिए. एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड. और जो पैसेंजर था उसने ये बात मानने को तैयार नहीं हुआ. ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंपाइल विद द इंस्ट्रक्शन, और उनने इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि उसकी बात मान के टॉप प्लीज़ बोले, बट हर्ल द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट. और जब उन्होंने ये बात नहीं मानी तो लिफ्टमैन ने पैसेंजर को लिफ्ट से निकाल दिया. This of course was carrying a comment on manners. 2-4.
ये जो है ये कमेंट है मैनर्स पे कि आदमी ने किस टाइप के मैनर्स रखने चाहिए। डिसकर्टेसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस। किसी से रूडली बात करना लॉ के हिसाब से कोई गुनाह नहीं है। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असल्ट एंड बैटरी। एंड इसकी वजह से हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि उसने कुछ गलत किया है। असल्ट एंड बैटरी यानी एन अटैक विच इंक्लूड्स नॉट ओनली थ्रेट्स बट ऑल्सो द एक्चुअल यूज़ ऑफ वायलेंस, क्योंकि डिसकर्टेसी में हम न वायलेंस करते हैं न ही हम किसी को धमकाते हैं। इफ़ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस, अगर कोई चोर डाकू मेरे घर में आ जाए एंड आई नॉक हिम डाउन, और मैं उसे मारूं, द लॉ विल एक्यूट मी, तो लॉ मुझे छोड़ देगा। एक्यूट मीन्स नॉट गिल्टी, वो मुझे गिल्टी नहीं ठहराएगा। एंड इफ़ आई एम फिजिकली असल्टेड इट विल परमिट मी टू रेटिलिएट विथ रीजनेबल वायलेंस, और अगर कोई मुझे मार रहा है फिजिकली तो भी लॉ मुझे परमिशन देता है कि मैं उसको अपने आप को बचाऊं, रेटिलिएट करूं। रेटिलिएट मीन्स टू समथिंग बैड टू समवन हु हैज़ डन समथिंग बैड टू यू। किसी ने जो हमारे साथ गलत किया है तो हम भी रीजनेबल वायलेंस से उसे मार सकते हैं। It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of law. तो इन दोनों केसेस में हमको उसको मारने की या सज़ा देने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उस बर्गलर ने और एसिलियन ने दोनों ने कुछ डेफिनेट कमांड्स लॉ के तोड़े हैं। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो बैड मैनर्स के अगेंस्ट बात करे। और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट itself recognize as legally punishable offense, या कोई ऐसा लीगल सिस्टम नहीं है जिसमें टू लेजिस्लेट मीन्स टू मेक अ लॉ, या कोई लॉ बनाया जा सके बैड मैनर्स के खिलाफ, या फिर हमको सैंक्शन दे सके कि हम वायलेंस यूज़ करें जो कि सच में लीगली पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। यानी सिर्फ लीगली पनिशेबल ऑफेंस के खिलाफ वायलेंस की परमिशन है, बट डिसकर्टेसी के खिलाफ कोई भी काम करने की परमिशन नहीं है। एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ रीजनेबल। हमारी सिंपैथी है लिफ्टमैन के साथ, पर हम ये मानेंगे कि लॉ रीजनेबल है। इट विल नेवर डू इफ़ वी वर एट लिबर्टी टू बॉक्स द पीपल्स ईयर because we did not like their behavior or the tone of their voice or the scowls on their faces. It will never do. अगर हम ये गलत ही होगा कि अगर हमारे को ये लिबर्टी दी जाए कि टू बॉक्स मीन्स मारो, फिस्ट एक मुट्ठी बना के घुसा मार देना किसी के कान पे, नाक पे, क्योंकि हमको उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया, या उसकी जो आवाज़ की टोन है वो बहुत गलत है, या फिर उसने अपने अजीब से फेस बनाए हैं जो उसका गुस्से को दिखा रहा है या उसके गलत मूड को दिखा रहा है। स्काउल यानी चेहरा अलग बनाना। Our fist would never be idle and the uterus of the city would run with the blood all day. हमारी जो मुट्ठी है वो दिन भर चुपचाप नहीं बैठेगी, वो तो लोगों को मारती ही रहेगी। और ये जो एक्टिविटी है वो पूरी सिटी को खून से भर देगा, यानी हर जगह लड़ाई झगड़े चलेंगे। इट मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रेटिलिएशन। ये भी एक अनसिविल हो जाएगा। एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट, लॉ जो है लॉ को ही मेरे को प्रोटेक्ट करना है ऐसे वायलेंट रेटिलिएशन, ऐसे बदले लेने से। आई मे बी haughty or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down on ill-mannered fellow. मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मैं कितना भी रूड हो सकता हूँ, कितना भी अनकल्चर्ड हो सकता हूँ, बट उसके लिए सिर्फ एक ही पेनल्टी है, टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी, यानी बस उस
इल मैनर्ड फेलो के लिए हम कुछ लिख पाएँ। द लॉ डज़ नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़। लॉ मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं दूसरे को रिक्वेस्ट करूं, प्लीज़ वर्ड यूज़ करूं। और टू attune my voice to other people's sensibility any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear the ringlets down my back। और टू attune my voice यानी मैं दूसरे को प्लीज़ कहूँ या मैं अपनी वॉइस को अच्छा बनाऊँ। एंड टू अदर्स पीपल सेंसिबिलिटी, दूसरे के सेंस के हिसाब से मैं अच्छे से बात करूँ। एनी मोर दैन इट, या फिर सेज दैट आई शैल नॉट वैक्स माई मुस्टैच, यानी मैं अपनी मूछ को हटा दूँ वैक्स करके, या मैं अपने बालों को कलर करूँ, या मैं रिंगलाइन डाउन मैं बैक पे पहनूँ। ये सब जो चीज़ें हैं ये मुझे कोई नहीं बता सकता, ये मेरी खुद की इच्छा है। लॉ मुझे इन चीज़ों के लिए नहीं बोल सकता। एक्चुअली इन लाइन का मतलब ये है कि जैसे प्लीज़ बोलने के लिए लॉ में कोई रूल्स नहीं है, जैसे जो हमारी लिबर्टी है कि हम जिस तरीके से चाहें वैसे रहें, उसी तरीके से प्लीज़ बोलना या अपना साउंड अच्छा रखना ये एज़ पर द लॉ कहीं भी मेंशन्ड नहीं है या नहीं हो सकता। इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग। ये जो है लैसरेशन मतलब अ कट और टीयर। It does not recognize the laceration of our feelings as a case for compensation। यानी लॉ में कहीं पे भी हमारी फीलिंग्स की प्लेस नहीं है या कोई कंपनसेशन की। There is no allowance for moral and intellectual damage in these matters। लॉ कभी भी किसी भी मॉरल या सिर्फ हमारी सोच के बेसिस पे, जो हमारी सोच में डैमेज हुआ है, जो लोग हमारे साथ ख़राब चल रहे हैं, तो जो हमको ख़राब फीलिंग आई है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल डैमेज हुआ है, उस पर लॉ कुछ नहीं कर सकता। दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। पर लॉ हमको इन सब चीज़ों के लिए बीच में नहीं आ सकता। तो क्या हम ये बोलेंगे कि रूडनेस से, गलत तरीके से बात करने से कुछ भी डैमेज नहीं होता या डैमेज नहीं के बराबर होता है? It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have got a legal redress। लेकिन यहाँ इट इज़ प्रोबेबल, लेकिन ये हम बोल सकते हैं जो लिफ्टमैन था वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट, वो ज़्यादा हर्ट हुआ है बाय वॉट ही रिगार्डेड एज ए स्लर, जो वो बोल रहा है, दैट इज स्लर मीन्स टू प्रोनाउंस। स्लर का मतलब होता है टू प्रोनाउंस इन अ रॉन्ग वे। जैसे कोई आदमी पिया हुआ रहे तो कैसे गंदे से बिहेवियर करेगा, गंदे से वर्ड्स यूज़ करेगा, वैसा वर्ड्स जो हैं वो स्लर है। अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग, उसके सोशल स्टैंडिंग पे एक प्रहार हुआ है, एक बात बोली गई है। दैट ही वुड हैव बीन इफ़ ही हैड अ किक ऑन द शिन्स, यानी अगर उसने उसको मार के भगाया रहता, फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेस। इफ़ ही हैड अ किक ऑन द शिन्स फॉर विच ही कुड हैव अ लीगल रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है टू करेक्ट समथिंग, किसी गलत चीज़ को सही करना। तो ये जो है, ये एक्चुअली जो लिफ्टमैन के साथ हुआ कि उससे गलत तरीके से व्यवहार किया गया और उसके लिए उसको निकाल दिया गया वहाँ से या उसको पनिश किया गया। एक्चुअली ये लिफ्टमैन के साथ गलत हुआ है क्योंकि वो कुछ गलत चीज़ों को सही कर रहा था और उसके लिए उसे फाइन इम्पोज किया गया है। द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day। अगर कोई हमको ज़ोर से मार दे, ज़ोर से मुक्का मार दे या हमको लात मार के निकाल दे, तो शायद उसका दर्द कुछ देर में चला जाता है। यानी मार का दर्द सहना आसान है, लेकिन कोई अगर हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी वैनिटी का मतलब होता है प्राइड, हमारे प्राइड पे कोई
हमला करे तो वो हम दिन भर हम उसको नहीं भूल सकते, वो हमारा पूरा लाइफ, पूरा दिन ख़राब कर सकता है। आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन, मैं उस लिफ्ट मैन को इमेजिन कर सकता हूँ। डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट। आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन। डिनाइड, उसको जब उसको डिनाई किया गया प्लीज़ बोलने पे, तो उसने जो निकाल के उसको बाहर फेंका पैसेंजर को आउट ऑफ द लिफ्ट। ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर। ब्रूडिंग ओवर यानी थिंकिंग एंशियसली और सैडली अबाउट समथिंग, यानी उदास होकर किसी चीज़ के बारे में सोचना। द इंसल्ट, उस टाइम पे जो उसने इंसल्ट सही होगी। एंड विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम। और उस टाइम की इंसल्ट तब तक के उसने महसूस की होगी जब तक कि वो घर जाके अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से इवनिंग में नहीं मिलता, टू इक्विलिब्रियम, बैलेंस बनाने के लिए या उस तकलीफ़ को भूलने के लिए। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर। कुछ चीज़ें उससे भी ख़राब होती है, गुस्से से भी कहीं ज़्यादा कुछ चीज़ें ख़राब है, और बैड मैनर्स से भी ज़्यादा। When Sir Anthony Absolute bullied the Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag, whereupon the Fag went downstairs and kicked the page boy. यानी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, ये जो वाइफ वाला एग्जाम्पल है वो भी यही है कि उसकी इंसल्ट की और वो घर गया, अपनी वाइफ को उतने बुरे वर्ड्स बोले और उसके दिमाग को बैलेंस हुआ। वैसे ही यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि ख़राब मैनर्स और किसी और का गुस्सा सहने के लिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक मिस्टर एंथनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन एब्सोल्यूट को तंग किया, बुली किया यानी तंग किया, बिना मतलब के उससे ख़राब बिहेवियर किया। तो जो कैप्टन एब्सोल्यूट है वो उस बिहेवियर को अपने पास नहीं रखता, वो आगे किसी और को बुली करेगा। उसने अपने अंडर जो आदमी काम करता है उसको उसने बुली किया, उसको तंग किया, परेशान किया, फैग को। फैग ने क्या किया, फैग भी डाउनस्टेयर्स पे गया एंड किक द पेज बॉय। एक जो पेज बॉय है, छोटा बच्चा, उसके पास जो आदमी काम करता है, उसको जाके उसने बुली किया या मारा या चिल्लाया। प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप टू द लिफ्ट मैन वॉज really only getting back on his employer, who had not said good morning to him, because he himself had been hand-packed at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent, because the housemaid had answered her back. अब उस सिचुएशन को यहाँ पे ऑथर डिस्क्राइब करना चाहते हैं जिसमें जो पैसेंजर है उसने प्लीज़ नहीं बोला था। तो यहाँ पे ऑथर का सोचना है, जिस मैन ने टॉप कहा था और टॉप प्लीज़ नहीं बोलना चाहा था, मे बी उस पर्सन ने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि जो उसके एम्प्लॉयर हैं, उसके पास जो लोग काम करते हैं, उसमें किसी ने उसको गुड मॉर्निंग ना कहा हो, किसी ने उसको गुड मॉर्निंग ना कहा हो। और उस आदमी ने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा, क्योंकि शायद ब्रेकफास्ट पे उसकी वाइफ ने उसको परेशान किया हो। उस वाइफ ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो कुक है, टू हुम द कुक हैड बीन इंसोलेंट, जो कुक है उसने उसको परेशान किया हो, उस वेरी रूड चला हो कुक उसके साथ। और कुक ने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज जो हाउसमेड हैड आंसर्ड हर बैक, क्योंकि जो घर में साफ़ सफाई वाली है हाउसमेड, उसने उस कुक को ख़राब तरीके से आंसर दिया था। We infect the world with our ill-humorous, bad manners, probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. तो ये दोनों इंसिडेंट्स हमको क्या बताते हैं कि हमारा जो इल ह्यूमर्स है, जो हमारी ख़राब सोच है, जो हमारे बैड मैनर्स है, वो ज़िंदगी को बहुत पॉइजन, ख़राब कर देते हैं। जो एक जनरल लाइफ शांति और सुख शांति भरी और अच्छी चलनी चाहिए, उसको हम पूरी तरीके से ख़राब करने का ज़िम्मेदार होते हैं रूडनेस, बैड मैनर्स। और वो जो है वो इतने लोगों को परेशान करता है जो कि क्राइम भी नहीं करता। साल भर में क्राइम भी उतनी गलतियां नहीं होती, क्राइम से किसी को क्राइम करने से, मारने पीटने से भी
उतना नुकसान नहीं होता जितना कि बैड मैनर्स के द्वारा होता है। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड, देयर आर 100 who live a life of martyrdom under the shadow of morose temper. For one wife who gets a black eye, एक वाइफ जिसको ब्लैक आई यानी गुस्से से देखा है, फ्रॉम एन अदरवाइज, वैसे उसका नेचर हस्बैंड का बहुत अच्छा है लेकिन किसी वजह से उसके साथ उस दिन रूड बिहेवियर किया है। देयर आर 100 who live a life of martyrdom, यानी कई ऐसे लोग जो हैं जो शहादत देते हैं, जो बलिदान देते हैं अंडर द शेडो ऑफ मोरोज यानी अनहैप्पी टेम्पर। कहने का मतलब गुस्से में एक बार अगर एक वाइफ को उसके हस्बैंड ने गुस्सा किया, उससे आगे कई लोगों पे वो गुस्सा चलता रहा, जैसे कि एक अनहैप्पी इंसान, एक दुखी इंसान, एक गलत बिहेवियर जो है वो बहुत लंबी लाइन जो है लोगों के बिहेवियर या लोगों की शांति को ख़त्म करता है। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ प्राइवेट मैनर्स। पर बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है, क्या लोगों की सोच और बिहेवियर या प्राइवेट मैनर्स को लॉ कुछ नहीं कर सकता। नो डिकलॉग, दैट मीन्स द 10 कमांडमेंट्स, कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस। जो 10 कमांडमेंट्स हैं, जो 10 लॉ के रूल्स हैं, वो भी इस ऑफेंस के बहुत बड़ी एरिया को कुछ नहीं कर सकते। नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर अ लॉ विच गवर्न अवर सोशल एक्टिविटी। कोई भी कोर्ट, कोई भी जज, कोई भी अदालत हमको ये हमारी सोशल एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं कर सकती। आर स्पीच द टिल्ट ऑफ आवर आईब्रोज एंड ऑल आवर मूड्स एंड मैनर्स। हमारे बोलने का तरीका, हमारी आँख किसी को दिखाने का तरीका, हमारे मूड और मैनर्स पे कोई अदालत कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती। बट दो वी आर बाउंड टू इंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, लेकिन फिर भी हमको तो सोचना है, हमको इंडोर्स करना है उस जजमेंट के खिलाफ या जो लिफ्टमैन के लिए जजमेंट दिया गया है। मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन, कई लोग जो हैं जिनके मन में उस लिफ्टमैन के लिए सिंपैथी तो है, वो उसके प्रति सिंपैथी तो दिखा रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। While it is true that there is no law that compels us to say please, लेकिन हम उसके प्रति सिंपैथी दिखा सकते हैं कि भाई वो सही था, उसने गलत नहीं किया है, लेकिन कोई लॉ नहीं है कि जो हमको मजबूर कर सके प्लीज़ बोलने के लिए। There is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. ये प्लीज़ बोलने का जो संस्कृत जो बात है वो एक सोशल प्रैक्टिस है, वो एक समाज में यूज़ किया जाता है जो कि बहुत पुरानी है और बहुत मानी जाती है। देन एनी लॉ विच enjoins us to be a civil, देन किसी लॉ से जो कि हमको सिविल होना सिखाए। हमको कोई लॉ सिविल होना नहीं सिखाता, पर कई सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो हमको सिविल होना सिखाती हैं। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस। सिविल होने में, सामाजिक होने में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है दूसरों से अच्छा चलना। प्लीज़ एंड थैंक यू जैसे वर्ड्स को यूज़ करना। प्लीज़ एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंजेस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विथ विच वी पे आर वेज एज सोशल बींग, उसी से ही हम बताते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। देयर आर द लिटिल कर्टसीज बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल एंड रनिंग स्वीटली। ये कुछ कर्टसी है, ये कुछ अच्छी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी की जो लाइफ जो है उसको, जैसे एक मशीन को ऑयल की ज़रूरत पड़ती है अच्छे से चलने के लिए, उसी तरीके से ये कुछ कर्टसी भरे अक्षर हैं, जो वर्ड्स हैं, जो हमारी ज़िंदगी को अच्छे से चलने के लिए ऑयल जैसा काम करते हैं। दे पुट आवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ ए फ्रेंडली कोऑपरेशन। इंटरकोर्स का मतलब है यहाँ कम्युनिकेशन।
दे पुट आवर कम्युनिकेशन अपॉन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन। हमारा जो बात करने का तरीका है, एक दूसरे को मदद करना, एन ईजी गिव एंड टेक इंस्टेड ऑफ on the basis of superiors dictating the inferiors. They put our communication, intercourse means communication, एक बेसिस बनाता है कम्युनिकेशन का, आपस में कोऑपरेट करके चलने का, इजीली गिव एंड टेक, एक दूसरे से अच्छा बिहेवियर करने का, जैसा हम दूसरे को देंगे वैसा ही वो आगे देगा या वो हमसे बिहेवियर करेगा, रेदर देन या इंस्टेड ऑफ अपने आप को सुपीरियर समझना और इन्फीरियर को डिक्टेट करना, परेशान करना। इट इज़ अ वेरी वल्गर माइंड दैट विल विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग एंड हैव इट विथ विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट। वो एक खराब दिमागी हो सकता है, एक वल्गर माइंड ही हो सकता है, दैट वुड विश टू कमांड, जो दूसरों को सिर्फ ऑर्डर देना चाहे, वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग, जो हमेशा दूसरों से कुछ मांगता रहे और चाहता रहे, एंड हैव इट विथ विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट यानी गुस्सा, दूसरों से कुछ चाहना से अच्छी फीलिंग, यानी दूसरों को ऑर्डर देके किसी के अंदर अच्छी फीलिंग आए, रेदर देन गुस्सा आने के, यानी दूसरों को तंग करके कुछ ही लोगों को अच्छा लग सकता है, रेदर देन मूड खराब होने के। आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर। मैं यहाँ पे फिर से एक और एग्जाम्पल पुट करना चाहता हूँ, एक कंडक्टर के बारे में जो एक बस में कंडक्टर का काम करता था और वो काफ़ी पोलाइट था। बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल I do not intend to suggest a reback to conductors generally. मैं ये पोलाइट कंडक्टर टाइटल जो मैंने यूज़ किया है वो मैं एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से अलग प्रूव करने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस पर मैं या कंडक्टर्स को तंग करने के लिए, रिबक करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, पर आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर few classes of men who come through the ordeal of very trying calling better than bus conductors do. I am disposed to think that, यानी मैं समझ लो मजबूर किया गया हूँ ये सोचने के लिए that there are few classes of men, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं who came through the ordeal means difficult या painful experience, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कई painful experience लिए हैं, of a very trying calling better than bus conductors do, यानी जो बस कंडक्टर से भी कहीं अलग बिहेवियर किया हो। Here and there you will meet an unpleasant specimens, तुम आते जाते रास्ते पे कहीं पे भी खराब लोगों से टकराते हो। Who regards the passengers as his natural enemies, जो कि पैसेंजर्स को अपना एक दुश्मन मानते हैं। As creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, या फिर तुम उनको, उन पैसेंजर्स को एक ऐसा क्रिएचर मानते हो जो कि बस में आए ही इसलिए हैं कि वो आके कंडक्टर को चीट करें, धोखा दें। Who can only be kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner, यानी जो कंडक्टर है वो दूसरे इंसान को तभी ईमानदार बनाए रख सकता है कि वो अगर वो चिल्ला के बोले और गुस्सा करे तो ही पैसेंजर उससे सही व्यवहार करेंगे, नहीं तो वो उसको चीट करने के लिए ही आए हैं। बट दिस टाइप इज़ रेयर एंड रेयरर दैन इट इज़ यूज टू बी। पर जिस टाइप के कंडक्टर के बारे में यहाँ पे ऑथर बात कर रहे हैं वो एक रेयरर है जो मोस्टली होता है, यानी मोस्टली कंडक्टर्स के लिए ये बोला गया है कि वो बहुत गुस्से में और एग्रेसिव वे में बात करते हैं। आई फैंसी द पब्लिक ओव्स मच टू बी अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी है, विच ऑल्सो रन्स द बसेस, वो रेलवे कंपनी बसेस भी चलाते हैं। फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स, और वो अपने सर्वेंट्स यानी उनके यहाँ जो काम करते हैं उनके अंदर सिविलिटी यानी समाज में अच्छा रहना, सामाजिक रहना, अच्छा बिहेवियर करने के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं वो रेलवे कंपनी वाले। और वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं दैट द स्टैंडर्ड इज़ ऑब्जर्व्ड, यानी एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए।
इन डूइंग दिस इट इज़ नॉट ओनली मेक्स थिंग्स अनप्लीजेंट, ऐसा करने में, दूसरों से अच्छा व्यवहार करने में कोई मेक्स थिंग्स प्लेजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक। अगर सारे जो सर्वेंट्स हैं जो बस में काम कर रहे हैं वो अगर लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो जो ट्रैवलिंग पब्लिक है वो काफ़ी खुश रहती है। बट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस, वो एक तरीके की अच्छी सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं समाज में खुशी रखने की। इट इज़ नॉट देयर फॉर विथ एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स एज अ क्लास, यानी मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई अनफ्रेंडली हूँ या मुझे कंडक्टर्स का साथ पसंद नहीं है या मैं उस क्लास से ही नफ़रत करता हूँ या मैं उन्हें पसंद नहीं करता। दैट आई पे ए ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास, मैं सिर्फ उस कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा था। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे, एक दिन मैं अचानक उसके एग्जिस्टेंस उतना अच्छे को देख के हैरान रह गया था। व्हेन आई जम्प्ड ऑन टू अ बस, जब मैं बस में गया एंड फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन द पॉकेट, और जब मैं पहुंचा बस में और मैंने देखा कि मेरे तो जेब में 1 रुपया तक नहीं है, मैं अपने घर में पैसे रख के खाली पॉकेट के साथ बस में आ गया हूँ। एवरीवन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज़ द फीलिंग, द मिक्स्ड फीलिंग, हर एक को ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा और मेरी इस मिक्स्ड फीलिंग को वो समझ रहे होंगे। विच द डिस्कवरी अराउजेस, जब मुझे ये बात पता पड़ी तो मेरे अंदर क्या चल रहा था। यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट, और तुम अगर ऐसा कुछ बोलते हो तुमको अपने आप पे गुस्सा आता होगा, अपने आप को तुम बेवकूफ़ महसूस करते होंगे, या फिर नेव एट द वर्स्ट, या फिर तुम एक डिसऑनेस्ट पर्सन प्रूव कर दिए जाओगे, सबसे बुरा तो ये होगा। यू विड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज इफ द कंडक्टर्स आइड यूर coolly as much as to say, you would not be at all surprised, तुम हैरान नहीं होंगे अगर कंडक्टर उस टाइम पे तुम्हारे पास आए और तुमको गुस्से से देखे और बोले, येस आई नो द स्टिल ओल्ड ट्रिक, मैं जानता हूँ ये खराब बासी पुरानी टेक्निक्स, नाउ देन ऑफ यू गेट, और उतर जाओ अभी के अभी, एंड even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, और अगर कंडक्टर बहुत अच्छा भी है और तुमको नीचे उतार देता है, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement, लेकिन फिर भी तुम इस तकलीफ़ से तो फिर भी गुजरोगे कि तुम वापस कैसे जाओ, तुम जो तकलीफ़ वहाँ बर्दाश्त कर रहे हो, इनकन्वीनियंस, या फिर जो ट्रेन तुम पकड़ने वाले हो उसको मिस कर दो, या जिससे तुम मिलने वाले हो, जो एंगेजमेंट है तुम्हारा, जो काम से तुम निकले हो, वो मिस कर दो। हैविंग सर्च माई पॉकेट इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, मैंने बहुत अपने जेब को ढूंढा और सब कुछ जो था, स्ट्रे कूपर्स मीन्स कॉइन्स ऑफ लो वैल्यू, कुछ सिक्के विक्के कुछ मिल जाएं, कुछ कॉइन्स ऑफ लो वैल्यू वाले मिल जाएं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला अपने पॉकेट्स में, मैं टोटली एक पैसा मेरे पास नहीं था, पेनीलेस यानी कुछ पैसा नहीं था। आई टोल्ड द कंडक्टर विथ हैज ऑनेस्ट अ फेस एज आई कुड अज्यूम, मैंने इतना ईमानदार फेस बनाया जितना बना सकता था और कंडक्टर को कहा दैट आई कुडंट पे द फेयर, मैं किराया नहीं दे सकता, एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और मुझे वापस जाना पड़ेगा पैसों के लिए। ओ यू नीड नॉट गेट ऑफ, तुमको उतरने की कोई ज़रूरत नहीं, दैट्स ऑल राइट सेड ही, कोई बात नहीं, ऑल राइट सेड आई, मैंने कहा ऑल राइट, मैंने कहा बट आई हैवंट अ कूपर ऑन मी, मेरे पास कुछ छुट्टे पैसे भी नहीं हैं। ओ आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड वेयर वुड यू वॉन्ट टू गो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम लिख देता हूँ, तुम्हारे को टिकट दे देता हूँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो। एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट विद द एयर ऑफ अ मैन हु वॉज प्रिपेयर टू गिव मी अ टिकट फॉर एनी वेयर फ्रॉम द
बैंक टू हांगकांग, और अपने हाथ में टिकट का बुक लेके खड़ा हो गए वो कंडक्टर, और मुझे कहीं के भी टिकट देने के लिए तैयार था, उस बैंक से लेके पूरे हांगकांग में। आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम, मैंने कहा आप तो बहुत अच्छे हैं। एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्टेड टू गो, और मैंने बताया उन्हें मुझे कहाँ जाना है। एंड एज ही गेव मी द टिकट आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर। मैंने उनसे जब टिकट ली तो मैंने कहा अब मुझे बताओ कि मैं ये किराया आपको कहाँ भेजूँ। ओ यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट। ओ कभी ना कभी तुम मुझे मिलोगे, ही सेड चेयरफुली, खुशी खुशी बोले, चेयरफुली। ही टर्न टू गो, और वो पलटे जाने के लिए। एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वेंडरिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ माई पॉकेट, अब तक कि मैं अपने हाथ में अपने जेब में पैसे ढूंढ रहा था। लाइटेड ऑन अ शिलिंग, और मेरा हाथ किसी पैसे पे पड़ा, शिलिंग्स पे। एंड द अकाउंट वॉज स्क्वायर्ड, एंड अकाउंट वॉज स्क्वायर्ड मीन सेटल, यानी मैंने उसको अपनी टिकट के पैसे दे दिए। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी। पर वो पैसे मिलना भी मुझे उतनी खुशी नहीं दे पाया जितनी कि उस कंडक्टर के बिहेवियर ने मुझे खुशी प्रोवाइड की थी। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, माई मोस्ट सेंसिटिव टो was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. A few days later, कुछ दिनों की बात है, my most sensitive toe, मेरे जो पैर हैं, was trampled, वो किसी चीज़ ने मेरे को पूरी तरीके से क्रश कर दिया मेरे पैरों को, कोई भारी सी चीज़ मेरे पैर पे आई और मेरा पैर पूरा दब गया। ऑन रेदर हैवीली, बहुत ज़ोर से। एज आई सेट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बस, जब मैं बैठा हुआ था टॉप ऑफ द बस में बैठ के कुछ पढ़ रहा था। आई लुकिंग अप विथ सम एंगर, मैंने गुस्से में और एगोनी, बहुत तेज़ गुस्से में ऊपर मुंडी करके देखा। एंड आई सॉ माई फ्रेंड ऑफ चीयरफुल काउंटेनेंस, एक आदमी जो था वो बहुत मुस्कान लेके बहुत अच्छे से बोला और तकलीफ़ जाहिर करते हुए बोला, सॉरी सर, अरे गलती हो गई सर। आई नो दीज आर द हैवी बूट्स, मैं जानता हूँ मेरे बूट्स बहुत भारी हैं। गॉट एम बिकॉज माई ओन फीट गॉट ट्रॉड ऑन सो मच, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे खुद के पैर उस पर कई बार दब गए हैं। एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर्स पीपल, और अब मेरा पैर दूसरे पे किसी पे आ गया है। होप आई डिडेंट हर्ट यू सर, मैं काश मैंने आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुंचाई हो। ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट, उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई थी, मुझे दर्द हो रहा था, पर उसने इतना अच्छे से मुझसे बिहेवियर किया। दैट अश्योर्ड मी ही हैडेंट, और उसने मुझे अश्योर कराया कि शायद उसने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है। आफ्टर दिस आई बिगन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस, उस दिन के बाद मैं हमेशा उसे ढूंढता जब भी मैं किसी बस में चढ़ता। एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग, और मैं एक खुशी तलाश करने की कोशिश करता जो कि उस अच्छे नेचर ने मुझे प्रोवाइड की थी। ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस, उसके अंदर एक इनएग्जॉस्टिबल यानी अनलिमिटेड पेशेंस था, सब्र था। एंड अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल, और उसको भगवान की गिफ्ट मिली हुई थी कि अपने पैसेंजर्स से बहुत अच्छा व्यवहार करता और कंफर्टेबल फील करवाता। आई नोटिस दैट इफ़ इट वॉज रेनिंग, मैंने नोटिस किया कि अगर उस दिन बारिश हुई रहती तो इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स, वो दौड़ के सीढ़ी के पास जाता। एंड गिव समवन द टिप दैट देयर वॉज द रूम इनसाइड, और सबको ये बताता कि अंदर जाओ, वहाँ एक रूम है। विथ ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन, बूढ़े लोगों से वो कंडक्टर ऐसे व्यवहार करता जैसे कि वो उनका बेटा है। एंड विद द चिल्ड्रन एज सोलिसिटस एज अ फादर, और बच्चों के साथ केयरिंग बिहेवियर करता जैसे कि फादर करते हैं। He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people. यंग लोगों के लिए भी उसके मन में एक अच्छा फीलिंग रहता। And always indulge in some merry jest with them, और उनसे हमेशा बहुत अच्छे जेस्चर बहुत अच्छे से बात करता। If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. अगर कोई
अंधा आदमी उसके बस में आ जाता तो वो उसको पेमेंट तक के सेफली पहुंचाता बाहर रोड पे. ही वुड कॉल टू बिल in front to wait while he took him across the road around the corner. वो ड्राइवर को भी तब तक के रोकता या बेल नहीं बजाता जब तक कि वो रोड को अच्छे से क्रॉस करके कॉर्नर पे नहीं चल जाता, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, या फिर अपने रास्ते पे सेफली आगे न बढ़ जाए. इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of good temper and काइंडलीनेस. रेडिएट मतलब स्प्रेड. इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो इस तरीके का इस तरीके का माहौल स्प्रेड करता या माहौल पैदा करता. रेडिएट मतलब प्रोड्यूस ऑफ गुड टेम्पर, हर जगह पे अपना अच्छा व्यवहार, अच्छा टेम्पर मतलब व्यवहार ही समझ लो, एंड काइंडलीनेस अपनी जो दयालुपन है वो अपनी पूरी जर्नी में दिखाता. With him was a lesson in the natural courtesy and good manner. और वो इससे अपने गुड मैनर्स और नेचुरल कर्टसी भी लोगों को दिखाता. नेचुरल कर्टसी यानी अच्छा व्यवहार करना और विदाउट रूड बिहेवियर. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. सबसे ज़्यादा तो मुझे इसकी ये बात पसंद आती कि वो अपने काम को कितना ईजीली हैंडल कर रहा है. If bad manners are infectious, so also the good manners. तो जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि खराब व्यवहार एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, वैसे ही अच्छा व्यवहार भी इन्फेक्शियस है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है. If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil. अगर हम हर जगह पे खराब व्यवहार इनसिविलिटी देखते हैं तो हम भी अनसिविल हो जाते हैं. बट इट इज़ एन अनयूजुअली अनकाउथ, पर ये एक अनकाउथ यानी इम्पोलाइट या अनरिफाइंड, पोलाइट नहीं होना पर्सन हु कैन डिसएग्रीबल विथ सनी पीपल. इट इज़ विथ मैनर्स एज विथ द वेदर, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे. ये जो है जैसे कि मौसम जो होता है, जैसे अच्छा मौसम ही अपने आत्मा को शांति प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से अच्छा व्यवहार भी मन को शांति पहुंचाता है. सेड कीट्स, ये कीट्स ने कहा था. एंड अ चीयरफुल पर्सन डिसेंड्स ऑन इवन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस विथ समथिंग ऑफ द बेनिडिक्शन ऑफ अ फाइन डे. और जो एक खुश मिजाज इंसान है, चीयरफुल पर्सन जो है, वो एक तरीके की ग्लूमिएस्ट यानी सैडेस्ट, सैड दिन, उदास दिन में भी कुछ न कुछ ऐसा ब्लेसिंग्स के जैसे बन के आता है कि वो दिन को अच्छे दिन में कन्वर्ट कर देता है. एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस. और मैं अगर इस बात को अच्छे से बोलूं तो मैं ये बोलूँगा कि उस पोलाइट कंडक्टर की बस में मौसम हमेशा खुश मिजाज या अच्छा रहता. एंड हिज ओन सिविलिटी, और वो बहुत सभ्य था, सिविल था. हिज कंसोलिटरी एड्रेस एंड गुड ह्यूमर्स. कंसोलिटरी यानी ट्राइंग टू विन फीलिंग्स, फ्रेंडली फीलिंग, अपने अंदर सबके लिए फ्रेंडली फीलिंग रखना, फ्रेंडली तरीके से एड्रेस करना, दूसरों से मिलना, और उसका जो गुड ह्यूमर्ड बियरिंग यानी उसकी जो अच्छी सोच थी. इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स, उसके पैसेंजर्स भी उसके जैसे हो जाते. इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटेड हिज ओन टास्क. उनकी आत्मा को अच्छा बनाने के लिए, उनकी आत्मा को खुशी देने के लिए वो खुद मेहनत करता. हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी. उसका जो बिहेवियर था वो सिर्फ दिखाने के लिए लग्जरी नहीं था, लेकिन वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी समाज में अच्छा व्यवहार लाने के लिए. आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज़ कैरीड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड. मैं उसे हमेशा अपने बस के रास्ते पे मिस करता, लेकिन मैं हमेशा उससे यही होप करूँगा कि वो अपने साथ ये जो उनकी सनशाइन है, उनके जो अच्छे बिहेवियर की रोशनी है, वो दूसरे रोड पे भी ले जाए. इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज इन अ रैदर ड्रैब वर्ल्ड. और मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो एक ड्रैब वर्ल्ड में फंसा रहे, एक जगह पे फंसा रहे. एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज फॉर राइटिंग अ
पैनगैरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। मैं इसमें किसी चीज़ की माफ़ी भी नहीं मानने को तैयार नहीं हूँ। अपॉलॉजी यानी माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना। फॉर राइटिंग पैनगैरिक मतलब अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग टू प्रेज समवन हाईली, यानी मैंने किसी की प्रशंसा करने के लिए इतना जो लिखा है, मैं उसके लिए किसी भी बस कंडक्टर से या उस अननोन बस कंडक्टर से माफ़ी भी मांगने को तैयार नहीं हूँ। If Wordsworth could gather lesson of wisdom from a poor leech gatherer on the lonely moor, यहाँ पे जो हमारे पोएट वुड्सवर्थ हैं उनके बारे में बताया गया है कि जब उनको किसी ने शिक्षा दी थी, एक पुअर लीच गैदरर ने, जो लीच पकड़ता था, उसने उनको एक अच्छी शिक्षा दी थी ऑन अ लोनली मूर, एक लोनली मूर पे। यहाँ पे द पुअर लीच गैदरर है, द सब्जेक्ट ऑफ वुड्सवर्थ पोएम है जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और द लीच गैदरर। उसमें वर्ड्सवर्थ ने ये बताया था कि उसको विजडम जो प्राप्त हुआ है, उसको जो समझ प्राप्त हुई है, वो उस लीच गैदरर से हुई है। I see no reason why lesser the people should not take lesson in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling। मैं यही बोलना चाहता हूँ, I see no reason, मेरे हिसाब से कोई वजह नहीं होगी, why the lesser people should not take lesson in a conduct from one, यानी क्योंकि जिन लोगों को नहीं समझ में आता है किस तरह का व्यवहार करना है, वो इन लोगों से अपनी शिक्षा क्यों नहीं लेते अच्छे बिहेवियर की, एंड शो वो ये क्यों नहीं सीखते सब लोगों से जो कि मॉडेस्ट कॉलिंग में बी डिग्निफाइड बाय गुड टेम्पर। अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारा भी टेम्पर, गुस्सा कम ठीक रहेगा, हम खुश रहेंगे और हमारी फीलिंग और दूसरों की फीलिंग्स भी अच्छी रहेगी। इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वॉर हैज़ हैड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोज लिटिल एवरीडे सिविलिटीज़। ये एक जनरल मानने की बात है कि ये वॉर चल रही है, एक लड़ाई चल रही है, जिसका चिलिंग इफेक्ट, जिसका इफ़ेक्ट है अपॉन दोज छोटी छोटी एवरीडे सिविलिटीज़ बिहेवियर पे दैट स्वीटन द जनरल एयर। और ये जो लड़ाई है उसमें हमको अच्छे व्यवहार को ही जिताना है। वी मस्ट गेट दोज सिविलिटीज़ बैक, हमको यही सब बातें समाज में वापस लानी है। इफ़ वी आर मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर, हमको अपनी लाइफ एक दूसरे के लिए टॉलरेबल, हमको एक दूसरे को बर्दाश्त करना, समझना ज़रूरी है। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ। हम ये बातें प्लीज़ माँ बोलो किसी को, अच्छा मैनर्स को से व्यवहार करो, ये हम किसी लॉ से नहीं ला सकते। द पुलिसमैन इज़ अ नेसेसरी सिंबल, पुलिसमैन बहुत ज़रूरी सिंबल है हमारी दुनिया की। एंड द लॉ एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशन है हमारी सोसाइटी का, दैट इज़ स्टिल सम, लेकिन उससे भी कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, विथ लोअर देन दैट द एंजल्स, जो कि लोअर देन दैट द एंजल्स, यानी द हास मेड अ लिटिल लोअर देन द एंजल्स, हियर इट मीन्स द लेस देन परफेक्ट। लोअर देन द एंजल्स मीन्स कुछ परफेक्ट से कम ही सही, बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द मटेरियल अटैक। लॉ जो है हमको मटेरियल अटैक से बचा सकता है, कोई हमें मारे, कोई हमें तंग करे, इन चीज़ों से हमें लॉ बचा सकता है। नॉर विल द लिफ्ट मैन वेज ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रंट, या फिर एक लिफ्ट मैन जिसने इस मॉरल बिहेवियर को किसी से चाहा था बाय फिज़िकल वायलेंस के द्वारा, ये सही नहीं है। यानी एक लिफ्ट मैन मॉरल अफ्रंट, मॉरल बिहेवियर किसी का अच्छा करना, अगर फिज़िकल वायलेंस से चाहेगा तो उससे सिविलिटी, समाज में सिविलिटी और मनुष्यता लाई नहीं जा सकती। आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव हैड अ मोर सब्टल एंड इफेक्टिव रिवेंज। मैं उसे सजेस्ट करूँगा कि वो इससे कहीं अच्छा रिवेंज ले पाता इफ़ ही हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन हु वुड नॉट से प्लीज़। जिस पर्सन ने उसको प्लीज़ नहीं कहा था, उससे विथ एलेबरेट पोलाइटनेस वो और अच्छा पोलाइट चलता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। यानी पोलाइटनेस से ही पोलाइटनेस लाई जा सकती है, न कि उसके साथ बुरा व्यवहार करके। ही वुड हैव हैड द विक्ट्री, वो उसी वक्त जीत गया रहता, नॉट ओनली ओवर द बूर, न ही उस रूड इंसेंसिटिव पर्सन से, पर खुद से भी वो जीत गया रहता।
दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स, और उसी की ये जीत होती और उसी की ये काउंटिंग होती। यानी लिफ्टमैन ने प्लीज़ नहीं बोलने पे उसे बाहर निकाला था, रेदर देन उसके साथ वो अच्छा व्यवहार करता। द पोलाइट मैन मे लूज़ द मटेरियल एडवांटेज। जो पोलाइट आदमी है वो दिखाई देने में ऐसे लगता है कि उसने कुछ लूज़ किया है, बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री, पर उसके आत्मा की हमेशा वो जीत होती है। आई कमेंड टू द लिफ्टमैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। मैं उस लिफ्टमैन को चेस्टरफील्ड की वो स्टोरी बताना चाहता हूँ। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पेवमेंट ऑफ टुडे। उस टाइम लंदन की जो रास्ते थे उसमें ऐसे फुटपाथ या पेवमेंट नहीं होता था जैसा आज है। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग। और जो आदमी दीवार से चल के चलता वो एकदम ड्राइएस्ट फुटिंग रहता। आई नेवर गिव द वॉल टू स्कॉन्ड्रल सेड अ मैन हु मेट द चेस्टरफील्ड। मैं कभी भी किसी खराब आदमी को ये दीवार से जाने नहीं दूंगा, चेस्टरफील्ड ने कहा। वन डे इन द स्ट्रीट आई ऑलवेज डू सेड चेस्टरफील्ड स्टेपिंग विद द बो इन टू द रोड। वो अपने रोड पे पैर रखते हुए बोला, आई होप द लिफ्ट मैन विल एग्री विथ हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट दैन इफ़ ही हैड फ्लंग द फेलो इन टू द मड। लिफ्टमैन का ये जो बदला है वो ज़्यादा बेटर हुआ रहता या ज़्यादा अच्छा रहता इफ़ ही हैड फ्लंग, उस आदमी को उसने मट्टी में फेंक दिया रहता या निकाल दिया रहता। तो यहाँ पे जो चेस्टरफील्ड है वो भी एक इंग्लिश स्टेट्समैन ऑथर है एंड पैटर्न ऑफ लेटर्स, ऑथर एंड पैटर्न ऑफ लेटर्स वो लिखा है, उसने कुछ लेटर्स लिखे हैं उस हिसाब से। एंड दिस टाइप ऑफ essay is written by Alfred George Gardiner.